Good morning, everyone. I hope you all are doing good. I would like to welcome you all on my YouTube channel Physics is Life. आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेक्टर्स पे बेस्ड है। वेक्टर जो कि फिजिक्स की बैकबोन है। वेक्टर अगर आपको समझ में आता है तो आप पूरी फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा जो वेक्टर, जो नाम के साथ वेक्टर आता है, एंड इसे हम कंपेयर करते हैं स्केलर के साथ। तो वेक्टर एंड स्केलर, आप सबको पता है कि फिजिक्स जो है वो बेसिकली स्टडी है फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है हमारी, वो बहुत तरह की होती है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट कौन सी क्वांटिटी इसमें से आपको वेक्टर है एंड कौन सी स्केलर है, ये समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लो अगर वेक्टर किसी क्वांटिटी को होना है तो उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये होता है विद डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ होता है। और जो स्केलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, विदाउट डायरेक्शन, विद डायरेक्शन एंड विदाउट डायरेक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है एंड कौन सी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कोई भी रैंडम में दो क्वांटिटी कंपेयर कर लेता हूं। एक में कंपेयर कर लेता हूं मास और एक कंपेयर करता हूं उसके साथ फोर्स को। तो मैं लिखता हूं मास एंड फोर्स। मुझे पता है कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपको कैसे पता चलेगा ये मैं अभी आपको बताता हूं। एंड फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मास जो है वो स्केलर है एंड फोर्स वेक्टर है? सिंपल सी चीज है। मास, जैसे मैं अगर अपने मास की बात करूं तो माई मास इज 75 kg। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर माई मास 75 kg। ओके, यहां पे 75 क्या है? ये वैल्यू है, मेरे मास की वैल्यू है। ये वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसे हम वैल्यू ना कहेंगे, क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है? केजी यूनिट है। ओके, सिंपल। और फोर्स अगर मैं बात करता हूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं फोर्स का, 4 न्यूटन। ओके, यहां पे फिर से 4 क्या है? वैल्यू है। वैल्यू ना लिख के अब मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड। आप सबको पता है मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू, मैग्नीट्यूड। और न्यूटन क्या है? इस फोर्स की यूनिट है। तो आपने देखा आइदर क्वांटिटी वेक्टर हो या स्केलर हो, दोनों के पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है। तो वो कौन सी चीज है जो इसको डिफरेंट बनाती है? इसकी डायरेक्शन। मास के पास डायरेक्शन नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप सोचो, मेरा मास कितना है? 75 kg। मैंने अभी आपको बताया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा मास कितना है? 75 kg। यहां से वॉक करके मैं अपने रूम में चला जाऊंगा, माई मास इज 75 kg। अगर मैं छत पे चला गया, स्टिल माई मास इज 75 kg। मैं गाड़ी चला रहा हूं, स्टिल माई मास इज 75 kg। मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, बट माई मास इज स्टिल 75 kg। मास 75 kg में कोई डिफरेंस मेरी पोजीशन के साथ नहीं आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लैनेट ओनली। ओके, लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन फोर्स अगर आप इस तरफ लगाते हो तो जो ब्लॉक है, जो टेबल है, कुछ भी आप पुश कर रहे हो 4 न्यूटन से, तो वो इस तरफ ट्रैवल करेगा। और अगर आप 4 न्यूटन इस तरफ लगाते हो तो इस तरफ ट्रैवल करेगा। तो आपको बेसिकली फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए? अगर आपको ब्लॉक को या टेबल को इस तरफ लेके जाना है तो आपको वो 4 न्यूटन इस तरफ लगाने की जरूरत है, एंड अगर इस तरफ लेके जाना है तो आपको इस तरफ लगाने की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं फोर्स क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। तो फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स के बाद डायरेक्शन है, तो फोर्स क्या है? वेक्टर। एंड मास इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मास के पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है, तो मास क्या हो गया? स्केलर। ऐसे हमने बहुत सारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं। हमने पढ़ा था 9th क्लास के, उसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर। आप मेरी 9th क्लास का मोशन चैप्टर देखो, आपको समझ आएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट, द ब्रदर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के पास क्या नहीं है? डायरेक्शन, तो ये स्केलर हो गया। और क्या पढ़ा था हमने? वेलोसिटी।
वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन है। ब्रदर ऑफ वेलोसिटी स्पीड, उसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। हमने एक और क्वांटिटी पढ़ी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के पास क्या है, डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर, एंड इसके पास डायरेक्शन जिसके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा, स्केलर। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन है एंड स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। और इनमें कॉमन क्या है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ये सब में कॉमन होगा। इधर क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर सबके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, लेकिन स्केलर के पास क्या नहीं है, डायरेक्शन। ओके, सिंपल है। अगर आप इन जनरल अगर आप सोचते हो अगर आपको एग्जाम में 95% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं। सबको 95% मार्क्स लाने हैं, ओके। लेकिन कुछ लोग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि 95% आएंगे कैसे, ओके। तो वो किस कैटेगरी में आ गए, वेक्टर कैटेगरी में, जिनको पता है कि 95% लाने का डायरेक्शन क्या है, पाथ क्या है। एंड कुछ लोग होंगे जिनको 95% लाना है लेकिन पता नहीं है कैसे आएंगे, तो वो स्केलर में आ गए। तो 95 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परसेंट क्या है, यूनिट है। अगर आपको पता है 95% मार्क्स कैसे आएंगे तो आप वेक्टर कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं पता फिर भी लाने 95% ही है तो आप किस कैटेगरी में आते हो, स्केलर कैटेगरी में। तो लाइफ में क्या बनना है, वेक्टर, स्केलर नहीं बनना। ये आप राइट डाउन कर लें। So I'm erasing this one. अब आपसे कोई पूछता है कि वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर। वेक्टर का सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर आपको एक एरो का साइन देना है। फोर्स के ऊपर आप एरो का साइन देते हो तो ये क्या होता है, वेक्टर एफ, वेक्टर फोर्स, फोर्स वेक्टर। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिख दूं 4 न्यूटन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर का साइन दिया तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखनी होगी। तो 4 न्यूटन मैं ले लेता हूँ वेस्ट, आप ईस्ट वेस्ट कुछ भी ले लो। तो ये 4 न्यूटन वेस्ट क्या हो गया, फोर्स वेक्टर। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन लिखना है तो मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, डायरेक्शन नहीं लिख रहा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और ऐसे लिखने की जगह आप वेक्टर एफ का मॉड अगर लगा देते हो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहां पे आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉड ऑफ वेक्टर एफ हो या सिर्फ वेक्टर एफ हो तो आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट लिख सकते हो, ओके। अगर मान लो ये फोर्स जो है -4 है, ठीक है, तब भी ये मॉड में +4 ही आएगा, क्योंकि मॉड लगने के बाद माइनस साइन हट जाता है, क्योंकि फिजिक्स में माइनस और प्लस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर आप प्लस इस तरफ लेते हो तो माइनस इस तरफ होगा, सिंपल, और कोई वैल्यू नहीं होती, और कोई मीनिंग नहीं होती माइनस की, ओके। तो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, हम उसके ऊपर एक एरो का साइन देते हैं। जैसे कि मैं ए लिखता हूं, इफ ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए के ऊपर क्या देंगे हम, वेक्टर का साइन, ओके। वेक्टर का साइन क्या होता है, एरो। अब मैं आपको बताता हूं वेक्टर एडिशन। अब आप सब बोलोगे एडिशन तो बहुत सिंपल होती है, 3 + 2 = 5, सिंपल एडिशन। बट आपको जानना होगा कि ये स्केलर एडिशन है, दिस इज अ स्केलर एडिशन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 + 2 = 5। लेकिन फिजिक्स में जो वेक्टर एडिशन है वहां पे 3 + 2 5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैंने एक टेबल बनाया, ओके, एक ब्लॉक ले लो, टेबल ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया इस तरफ 3 न्यूटन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया
2 न्यूटन। ओके, अब आप वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, पोजीशन को चेंज करे बिना वेक्टर को लिख सकते हो। जैसे इसको लेके मैं यहां लेके आ गया 2 न्यूटन को, आप देख रहे हो इसके डायरेक्शन को मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ यहां लाके रख दिया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, और इसको उठा के मैं यहां भी रख सकता हूं। तो ये 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, दो फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे। ओके, तो आप एक्चुअल में क्या बोलोगे, दो फोर्स लग रहे हैं या एक फोर्स लग रहा है? नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है, एंड वो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, दिस 3 माइनस 2 विल गेट 1। तो ये भी वेक्टर एडिशन ही है, यहां पे हमने 2 को 3 से ऐड ही करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि अगर मैं 3 को पॉजिटिव लेता हूं तो 2 मेरा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो 3 माइनस 2, ये 1 न्यूटन हो गया। तो वेक्टर एडिशन में 3 प्लस 2 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां जनरेट नहीं होता, यहां सबको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस कर देंगे, ये सबको पता है। अगर किसी एंगल पे हुआ तो मान लो इसी ब्लॉक पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है ए, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है बी। अब ये ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब आप इसको कैसे डील करोगे? यहां पे वेक्टर एडिशन का काम आता है। मैं इनको अलग बना देता हूं। ओके, मैं ए को यहां ऐसे बना लिया वेक्टर ए, और बी को यहां अलग कर दिया मैंने वेक्टर बी। ओके, अलग अलग कर दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं करी है मैंने, थोड़ा सा बेंड करके बना दो। ओके, अब आप देख रहे हो दो वेक्टर है, हमें इसको ऐड करना है। हमें क्या करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है हमें। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के, एक ट्रायंगल मेथड एंड एक पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल मेथड क्या है हमारा? ये जो आप वेक्टर देख रहे हो इसे हम कहते हैं वेक्टर का हेड, और इसे कहते हैं टेल। दिस इज हेड ऑफ अ वेक्टर एंड दिस इज टेल ऑफ अ वेक्टर। तो अगर मैं ट्रायंगल रूल लगा रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल रूल लगाता हूं, ओके, ट्रायंगल रूल अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे क्या करना है? हेड ऑफ अ वेक्टर पे टेल को पुट करना है, हेड को टेल पे पुट करना है। तो मैंने क्या करा? वेक्टर ए फिर से बनाया और इस वेक्टर को उठा के इसके टेल पे रख दिया, इसके हेड पे रख दिया। तो हेड एंड टेल हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब ये वाली जो वेक्टर, ये जो लाइन है, ये हमारा रिजल्टेंट है। ये क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहां से यहां, ऐसे, टेल टू हेड। ओके, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को डाल दिया हमने, और डायरेक्शन हमें मिल गई नए वेक्टर की, जो कि क्या है? वेक्टर ए प्लस बी। अगर आप बोलोगे कि नहीं, वेक्टर बी जो है हमारा, वेक्टर बी जो है हमारा इसके ऊपर हम डाले, तो इसको उठा के इसके हेड पे डाल दो, तो यहां से क्या होगा? ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस और वेक्टर बी। आप देखो दोनों ही डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों ही इस तरफ ही जा रहे हैं, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। आइदर आप ए के हेड पे बी के टेल को पुट कर दो, या बी के हेड पे ए के टेल को पुट कर दो, दोनों में डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन ये जो रूल है हमारा, इसका नाम हेड टेल मेथड भी है। ये जो हेड टेल मेथड है हमारा, ट्रायंगल रूल कहो या आप इसे हेड टेल मेथड बोलो इसे, ये दोनों ही एक ही चीज है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ नए वेक्टर a प्लस बी, एक न्यू वेक्टर है, उसका सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पे हमारा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट क्या होते हैं।
इसको समझने बिना आपको वो समझ नहीं आएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट, जैसे कि मान लो हमारे पास एक y कोऑर्डिनेट है, एक x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ओके। यहां पे मैंने एक वेक्टर ले लिया a, ओके, और इस वेक्टर a ने x के साथ थीटा एंगल बनाया है, ओके। तो आप इससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक आप x पे ड्रॉ कर सकते हो और एक आप y पे ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप x पे ड्रॉ करते हो तो ये जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं ax, नीचे x लिख रहा हूं मैं, और इसे कहता हूं a और नीचे y। इस ax का मीनिंग होता है कंपोनेंट ऑफ a along x, ओके। और ay का मतलब क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ a along y। तो अब नाम देने से काम नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, a का कंपोनेंट है तो a लिख देंगे, a का कंपोनेंट है तो a लिख देंगे, आइदर x हो या y हो, सबसे पहले a लिख दो। अब देखो एंगल किसके साथ है, x के साथ है या y के साथ है। सिंपल दिख रहा है कि एंगल x के साथ है, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ, जिसके साथ एंगल ना हो उसके साथ साइन थीटा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो इसी फिगर को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये एंगल मैंने पहले थीटा लिया था, अब मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी भी ये लेंथ मेरी ax ही है और ये लेंथ मेरी ay ही है, ओके। लेकिन वैल्यू चेंज हो चुकी है, ax की वैल्यू हो चुकी है a साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं है इस बार और इसके साथ एंगल है, तो ये a cos थीटा। इट इज नॉट लाइक दैट कि x के साथ cos एंड y के साथ साइन, ये x के साथ भी साइन हो सकता है एंड y के साथ भी साइन हो सकता है। काइंडली राइट इट डाउन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको 12th क्लास तक भी हेल्प करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें दो वेक्टर जो होंगे, दो वेक्टर का ही एडिशन हम देखते हैं। जो दो वेक्टर होंगे हमारे, उन दोनों ही वेक्टर को हम हेड एंड टेल पे नहीं रखते, हम टेल पे रखते हैं, ओके। मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, दोनों ही वेक्टर को हमने एक दूसरे के टेल पे कोइंसाइड कर दिया, ओके। अब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, फोर साइड्स पैरेललोग्राम दिख रहा है। इस वेक्टर a एंड b के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। कितने पे एंगल पे सेपरेटेड है a एंड b? थीटा एंगल पे। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ, ये एक लॉ है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब आप दो वेक्टर को उसके टेल पे कोइंसाइड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल देता है, डायगोनल उसका रिजल्टेंट देता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर a प्लस ऑफ वेक्टर b। इसको शॉर्ट में हम वेक्टर r भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट। तो ये हमारा डायरेक्शन देता है। तो ये भी डायरेक्शन दे रहा है जैसे डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ ने दिया था, लेकिन यहां पे हम डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन के लिए मैं सबसे पहले नाम दे देता हूं इसका। ये हमारा वेक्टर b है, पूरा का पूरा वेक्टर b है, और ये वेक्टर a है। अब इसके पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी दे दो नाम। इसको L M N O, L M N O मैंने नाम दे दिया पैरेललोग्राम का। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा एडिशन करके इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, इसका नाम दे दो P, ओके, L M N O P। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है,
ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत सारे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल आपको एक ये दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा LNP। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है LNP। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपको दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में है कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा वेक्टर ए से किधर है या वेक्टर बी से किधर है। तो मैं कहता हूँ वेक्टर ए से ये अल्फा एंगल पे है। आप सबको ज्योमेट्री पता है, ये अगर ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, आगे बढ़ जाएगी एंगल। ओके, तो ट्रायंगल LNP में अगर मैं LN, ये हाइपोटेनियस जो है, ये ट्रायंगल LNP में बाहर कर देता हूँ, ट्रायंगल LNP में बाहर कर देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है LNP। तो अगर मुझे LN निकालना है, LN का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनियस का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, ये मैं फाइंड कर रहा हूं LN स्क्वायर। ओके, आप देखो LP को मैं लिख सकता हूं LO प्लस ऑफ OP, तो मैंने लिख दिया LO प्लस ऑफ OP। और अगर मैं NP को NP रहने दो, अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी, NP स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, LO क्या है आपका, A है। ओके, तो LO की जगह मैंने A, ये स्क्वायर है, A रख दिया। OP क्या है आपका, जैसे देखो अगर आपका ये वेक्टर B है तो ये भी पैरेललोग्राम में ये भी वेक्टर B होगा। ओके, एंड B का इधर कंपोनेंट एंगल है इधर, तो B ऑफ कॉस थीटा, और B का एक और कंपोनेंट इस तरफ होगा B ऑफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट x में और एक y में। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, B ऑफ साइन थीटा। कंपोनेंट समझने की जरूरत है। ओके, तो ये OP की वैल्यू क्या हो गई, B cos थीटा, तो यहां मैंने लिख दिया B ऑफ cos थीटा, स्क्वायर कर दिया। NP देखो आप, NP क्या है हमारा, B ऑफ साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर लिख दिया मैंने। LN क्या है हमारा, LN R है, तो R का भी स्क्वायर लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लें, R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB, और इसको स्क्वायर को ओपन करोगे तो हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इससे अगर आप B स्क्वायर कॉमन करते हो तो बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इन दोनों को ऐड करके हम सिर्फ B स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू लिख दो 2AB ऑफ कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, R स्क्वायर की। अगर R लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि अगर हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है एंड एंगल पता है A एंड B के बीच में, तो हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से राइट डाउन भी करेंगे एंड रिपीट मोड पे भी देखेंगे इसे। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे पास दो वेक्टर था, एक वेक्टर A एंड अदर वाज वेक्टर B। दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन था थीटा, हमने इसको एक्सटेंड करा, ओके, और इसको बनाया पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें रिजल्टेंट देता है, ठीक है। फिर हमने इसको एक्सटेंड करा, यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू, ये A है ये B है, तो ये B होगा ये A होगा, ये एंगल भी थीटा होगी, ये वैल्यू जो है ये वाला सेक्शन ये B ऑफ कॉस थीटा हो जाता है, और ये वाला सेक्शन B ऑफ साइन थीटा। उसके बाद ये जो हमारा ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करा, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करा, तो बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारा डेरिवेशन की वैल्यू क्या आ गई, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB ऑफ cos थीटा। Should I erase this one? Okay, fine.
ओके, आपने देखा होगा ये एल एन पी मैंने अभी तक इरेज नहीं किया है। आपको पता होगा ये एंगल जो है अल्फा था। आपसे अल्फा की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ से tan अल्फा फाइंड कर लो। tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा होगा हमारा p अपॉन b। p कितना है हमारा एन पी, एंड b क्या है एल पी। आप सबको पता है एन पी की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, b ऑफ साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या लिखी थी एल पी की, a प्लस ऑफ b कॉस थीटा। इसमें हाफ सेक्शन a था और हाफ सेक्शन b ऑफ कॉस थीटा था। इसकी वैल्यू b ऑफ साइन थीटा है। ओके, तो हमने tan अल्फा भी फाइंड कर लिया। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर की वैल्यू है 5 यूनिट, नहीं पता मुझे क्वांटिटी कौन सी है तो मैं यूनिट लिख देता हूँ। दूसरा भी वेक्टर अगर आपको आता है 5 यूनिट ही है, इसकी वैल्यू भी 5 यूनिट ही है, कुछ भी हो सकती है 6, 7, 8, 9, 10। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने एक पैरेललोग्राम बनाना है, इसका डायगोनल ड्रॉ करना है। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ओके, इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 5 ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ 2a मीन्स 5, b मीन्स 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको r की वैल्यू आ गई। अगर आपसे कोई पूछता है ये एंगल अल्फा, तो आपने क्या लिखना है, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा। b की वैल्यू क्या है 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन a की वैल्यू क्या है 5 एंड b की 5 cos 60। आप दोनों को सॉल्व कर लोगे, आपको का रिजल्टेंट भी फाइंड हो गया एंड tan थीटा भी फाइंड हो गया। तो ये जितने भी वेक्टर एडिशन होंगे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ही होंगे। अगर मान लो इसमें ही सब्सट्रैक्शन आ जाता है कि सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो सब्सट्रैक्शन मैं आपको इसी में समझा देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिया कि एक वेक्टर है आपका 5, दूसरा वेक्टर है 5। एक वेक्टर है a, इसकी वैल्यू है 5, दूसरा वेक्टर है b, इसकी वैल्यू भी है 5। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। लेकिन आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका a प्लस b की जगह अगर a माइनस b आता है तो आपने क्या करना है, माइनस b आ रहा है तो जस्ट इसको उठा के पीछे कर लेना है, आपने इसको आपने पीछे कर लेना है। ओके, पीछे कर लिया एंड सेम वही रूल यहाँ लगाना है। आपने पैरेललोग्राम बनाना है और इसका डायगोनल आपका रिजल्टेंट देगा। अब जो ये एंगल 60 था, अब ये एंगल 120 हो चुका है, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये एंगल 120 हो चुका है। तो आपको a b निकालना है। a की भी वैल्यू पता है आपको, b की भी पता है, एंड थीटा की जगह क्या हो गया 60 की जगह 120, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये था हमारा एडिशन। इसको आप 1-2 बार रिपीट मोड पे देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में डालें, कमेंट पोस्ट करें। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर्स हम सबको पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे x होता है, एक y होता है और एक z होता है। z कैसे होता है, ऐसे, बट हम ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, मैं बता दूं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, मैं ट्रैवल कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड है। इस स्पीड या वेलोसिटी से मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं x में ट्रैवल कर रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड से यहां ट्रैवल कर रहा हूं, तो यहां आपको दिख रहा है क्लियर, तो आप कह सकते हो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मैं ट्रैवल कर रहा हूं x डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे आप नहीं बता सकते कि मेरी डायरेक्शन क्या है। तो यूनिट वेक्टर आपको इसमें हेल्प करेगी कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि यूनिट वेक्टर
जो अलोंग x होती है वो होती है i, अलोंग y जो होती है वो होती है j, अलोंग z जो होती है वो होती है k, i j k। ये मैंने कैप का साइन दिया है, आप इसकी जगह वेक्टर का भी साइन दे सकते हो, सेम है, लेकिन कैप का साइन अगर हम देते हैं तो ये दिखाता है थोड़ा सा डिफरेंट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर है। अब मैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की जगह 2i मीटर पर सेकेंड लिख दूं तो आप क्या बोलोगे, ये 2 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, x में। अगर मैं यहाँ पे j लिख दूं तो आप क्या बोलोगे, y में है। अगर यहाँ मैं k लिख दूं तो आप बोलोगे z में। सिंपल। तो यूनिट वेक्टर आपको हेल्प करती है डायरेक्शन बताने में। मान लो यहाँ पे एक x y z तीनों ही प्लेन में एक हमारा वेक्टर है a, ये तीनों ही प्लेन में है। ओके, तो वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी, इसका एक कंपोनेंट x में होगा, एक y में होगा, एक z में होगा, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। x कंपोनेंट के साथ हम यूनिट वेक्टर i लगाएंगे, इसके साथ j और इसके साथ k, और तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा वेक्टर a को axi प्लस ayj प्लस azk के फॉर्म में लिखते हैं। अगर वेक्टर b होगा तो इसे हम लिखेंगे bxi प्लस byj प्लस ऑफ bzk। ओके, अगर वेक्टर c होगा तो इसे हम लिखेंगे cxi प्लस cyj प्लस ऑफ czk। अगर आपको कोई कहता है तीनों वेक्टर को ऐड कर दो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस और वेक्टर c, आप तीनों को ऐड करोगे तो ट्राई करो कि i वालों को एक साथ ऐड करो, j वालों को एक साथ ऐड करो एंड k वाले को एक साथ ऐड करो। इससे क्या होगा, i कॉमन हो जाएगा, ax प्लस bx प्लस cx, और इसके साथ क्या आ जाएगा i कैप प्लस ऑफ ay प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cy, और इसके साथ क्या आ जाएगा j कैप एंड प्लस az प्लस bz प्लस ऑफ cz, और इनके साथ क्या आ जाएगा k कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर का फॉर्म में लिख सकते हैं एंड उनको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एंड उनका एडिशन मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं हम। आप सबको पता है मल्टीप्लिकेशन के दो साइन होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। अगर मैं वेक्टर a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैंने डॉट डाल दिया और यहां पे क्रॉस डाल दिया, तो दोनों की मीनिंग अलग हो चुकी है। इस प्रोडक्ट का नाम हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है, उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस डाल दिया तो इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करते हो तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, अगर आप क्रॉस से सॉल्व करते हो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसे सॉल्व करते कैसे हैं ये मैं आपको भी बताता हूं। यहां देखिए आप, अगर मुझे दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर a एंड द अदर इज वेक्टर b, एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और मुझे a डॉट b फाइंड करना है। ओके, तो a डॉट b फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप देखिए a एंड b सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं, दोनों की डायरेक्शन क्या है?
डिफरेंट है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर ए को आप बी की तरफ लेके जाओ या बी को ए की तरफ लेके आओ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ एंड बी को लेके आता हूँ ए की तरफ। तो जब बी को ए की तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट में बताया मैंने आपको। तो ये क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, ए एंड बी कॉस थीटा। अगर आप ए को इधर लेके जाते हो तो ए के साथ इधर जाके क्या हो जाएगा, बी, और ए यहां जाके क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो दोनों ही केस में ये ए बी कॉस थीटा ही है। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं i, j, k। अगर मैं i को i के साथ डॉट करता हूं, i को j के साथ करता हूं और i को k के साथ करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, a b cos थीटा। i और i के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री। यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 1 इंटू i और j के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और i और k के बीच में एंगल कितना होगा, अगेन 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये i डॉट i क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। तो आपने देखा i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। ऐसे ही अगर मैं j डॉट i लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। j डॉट j लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। k डॉट j डॉट k लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब सेम वाले को अगर आप डॉट करते हो तो वैल्यू 1 आती है, सेम वाले को करते हो तो 1 आती है, और एक्सेप्ट सबकी वैल्यू क्या आती है, 0। ओके, तो अगर मैं आपको जैसे कि आपने को मैंने भी बताया कि वेक्टर ए जो है इसे आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप। वेक्टर बी को आप लिख सकते हो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस ऑफ बी जेड के कैप। ये फॉर्म में हम वेक्टर को लिख सकते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं ए डॉट बी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को डॉट करना है, इन दोनों को डॉट करना है, इन दोनों को डॉट करना है। क्योंकि अगर आप इसको इससे इंटू करोगे तो ये आई डॉट जे हो जाएगा, एंड आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आई डॉट के हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ सेम वाले इंटू होंगे। जैसे कि ये हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई बी वाई प्लस ऑफ ए जेड बी जेड। सिंपल, ए डॉट बी का हमने मॉड फाइंड कर लिया ऐसे, ठीक है। अगर एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, a की वैल्यू जो है वो 2i है प्लस 3j प्लस ऑफ 4k है, और b की जो वैल्यू है वो है 3i प्लस 2j प्लस ऑफ 4k। तो आपसे कोई a डॉट b पूछता है, मैग्नीट्यूड a डॉट b पूछता है, तो आप i को i से इंटू करोगे, मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16, और ऐड करके इसको हम लिख देंगे तो वो a डॉट b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिंपल। तो मैं इसको इरेज करता हूं फिर से, अब मैं चलता हूं अब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो, कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, अब मुझे अगर वैसे ही दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर
बी, शॉर्ट लिखो या लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनके बीच एंगल थीटा है, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो डॉट में तो दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्रॉस में दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो क्या ये 90 डिग्री पे है? नहीं। तो 90 डिग्री पे कब आएंगे? जब एक वेक्टर यहाँ आ जाए। तो b जब यहाँ आएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b ऑफ साइन थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो b का कॉम्पोनेंट इधर b साइन थीटा। अब a वेक्टर एंड b साइन थीटा दोनों ही क्या है? 90 डिग्री पे इंटू कर दो, ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो गई? ए बी साइन थीटा। अगर वैसे ही अगर मैं यूनिट वेक्टर को करूं i क्रॉस i, तो i क्रॉस i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, एंड i और i के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ सेम को जब हम इंटू कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। ओके, तो अब आप i क्रॉस j करोगे या i क्रॉस k करोगे, तो आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसको समझने के लिए आप एक सर्कल देखो, ये i, इस सर्कल में इस साइड ही j है और इस साइड ही k है, i j k एक सर्कल में दिख रहा है आपको। अब आपसे कोई पूछेगा i क्रॉस j, तो वैल्यू विल बी k। आपसे कोई पूछेगा j क्रॉस k, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? i। कोई पूछेगा k क्रॉस i, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? j। लेकिन वैसे ही अगर कोई आपसे रिवर्स पूछता है j क्रॉस i, तो अब आप रिवर्स, आप जाना ऐसे है, आप जा ऐसे रहे हो, j क्रॉस i। अगर ये कोई पूछता है j क्रॉस i, तो वैल्यू तो k ही होगी, लेकिन नेगेटिव। अगर कोई पूछता है उल्टे डायरेक्शन में i क्रॉस k, तो आप बोलोगे माइनस j। कोई पूछता है k क्रॉस j, तो आप बोलोगे माइनस i। ठीक है, तो आप इसको समझो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं इसको, सेम वेक्टर a की वैल्यू में ले लेता हूं 2i प्लस 3j प्लस ऑफ 4k। वेक्टर b की वैल्यू में ले लेता हूं 4i प्लस 2j प्लस ऑफ 3k। और अगर आपको निकालना है a क्रॉस b, ओके, a क्रॉस b, तो सेम को इंटू नहीं करना है, करना किसको है? डिफरेंट वाले को, i को j से। तो 2 इंटू 2 4, और i क्रॉस j प्लस ऑफ 2 को आप किससे करना है? 3 से, 6, और i क्रॉस k हो गया ये। ओके, एक हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे पे चलते हैं। प्लस ऑफ 3 को 4 से कितना हो गया? 12, एंड j क्रॉस i, 3 को 3 से प्लस ऑफ 9, ये क्या हो गया? j क्रॉस k। ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 वाले को, 4 को 4 से 16, k क्रॉस i, प्लस ऑफ 4 को 2 से 8, एंड k क्रॉस j। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी? तो आपको यहाँ पे उस सर्कल ध्यान रखना पड़ेगा, ये i की सर्कल, j की और k की, i j k। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझो। i क्रॉस j, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? k। इसकी वैल्यू क्या होगी? k। i क्रॉस k, i क्रॉस k हम उल्टा गए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस j। ओके, j क्रॉस i, अगेन हम उल्टा जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस k। j क्रॉस k सीधा जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i। k क्रॉस i हम सीधा जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस ऑफ j। ओके, एंड k क्रॉस j, अब हम उल्टा जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ i। सबकी वैल्यू लिख ली हमने। तो a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया? 4k
प्लस नहीं, माइनस ऑफ 6j माइनस ऑफ 12k प्लस ऑफ 9i प्लस ऑफ 16j माइनस ऑफ 8i। अब इसमें जितने भी i वाले सेक्शन हैं उनको एक साथ ऐड कर दो, j वाले सेक्शन हैं उनको एक साथ ऐड कर दो, एंड k वाले जो सेक्शन है उनको एक साथ ऐड कर दो, एंड फाइनली एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं ऐड करता हूं 9 माइनस 8 1, तो सिर्फ वैल्यू क्या आ गई i। ये हम वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, अभी मैग्नीट्यूड बाद में फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। j को देखिए अगर हम 16 माइनस 6 तो 10 हो गया, प्लस ऑफ 10j, और 12 4 माइनस 12 तो माइनस ऑफ 8k। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना आप। ओके 16 माइनस 6, ठीक है फाइन। तो ये हमने a क्रॉस b फाइंड कर लिया, ये वेक्टर फॉर्म में आया, i प्लस j प्लस k के फॉर्म में आया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। थ्योरी सेक्शन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता देता हूं, जिसको रिवाइज भी करना है वेक्टर, उसके लिए अच्छा लेक्चर है ये। अगर जैसे कि आप देखो आपके पास एक वेक्टर है a, इसकी वैल्यू है 4i प्लस 3j प्लस ऑफ 4k, कुछ भी ले लो डजंट मैटर। वेक्टर b है 2i प्लस 4j प्लस ऑफ 6k। अगर आपसे कोई कहता है कि आप a डॉट b निकालो तो सिंपल है, a डॉट b आप निकाल लोगे। a डॉट b का फॉर्मूला होता है ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से आप कॉस थीटा निकालते हो तो ये हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, तो a डॉट b तो आप इजीली निकाल सकते हो, 4 इंटू 2 8 प्लस ऑफ 4 इंटू 3 12 प्लस ऑफ 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई a कैसे निकालोगे और b कैसे निकालोगे? a का मतलब हो गया मॉड ऑफ वेक्टर a। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर लिखना है। ओके, और b का मीनिंग क्या हो गया? मॉड ऑफ वेक्टर b। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। अब इसको सॉल्व करके अंडर रूट करके सॉल्व करके अंडर रूट करके यहाँ दोनों की वैल्यू लिख के इसको आप डिडक्ट कर लोगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, ऐसे आप कॉस थीटा फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आपको a डॉट b पता है कैसे निकालना है, a निकालना मैंने आपको बताया एंड b निकालना मैंने आपको बताया। अब ये आप खुद से सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू लिख लोगे। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी करा है, ठीक है। तो आपके पास कंट्रोल है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, खुद भी साथ साथ राइट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपकी वेक्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वेक्टर का बेसिकली थ्योरी वर्जन था, इसका न्यूमेरिकल वर्जन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप जितना मैंने आपको बताया है उसको आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लेके आओ वेक्टर को, एनसीईआरटी के या एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टार्टिंग के सॉल्व वाले ही सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like the video, share the video, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.